So once again, very good morning students and let us continue with the further topic. हमने last topic में पढ़ा था the unsuccessful attempt of German unification या क्या उसे सही में unsuccessful कहना चाहिए या नहीं. ये अब हम देखेंगे making of Germany का जो unification का process रहा है Germany and Italy. तो यूनिफिकेशन के प्रोसेस में जाने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ समझना पड़ेगा ज़रूरी, क्योंकि वो अचानक से आप देखिएगा चैप्टर में एक यू टर्न आया है कंजर्वेटिव्स के नेचर में, राइट. कंजर्वेटिव्स का जो थॉट प्रोसेस था अब तक वो हमने कहीं ना कहीं देखा कि दे वर एडमेंट इन एस्टैब्लिशिंग मोनार्कियल रूल इन द कंट्री. वो चाहते थे कि मोनार्कियल रूल को जो है री एस्टैब्लिश किया जाए और उसके साथ कोई छेड़ाखानी ना की जाए. जिस तरीके से मोनार्कियल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा था रिजिडली, उस तरीके से वो मोनार्कियल रूल को वैसे ही एस्टैब्लिश करे रखना चाहते थे. लेकिन फिर नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस उन्होंने अडॉप्ट किए तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई अपने नेचर में. बाय द टाइम आप देखोगे कि फ्रेंच जो मोनार्की थी वो ट्रीटी ऑफ वियना के अकॉर्डिंगली उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया और फिर से एक बार जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया. देन जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई गई तो एक बार फिर किंग लुइस फिलिप को जो है एब्डिकेट कर दिया गया. तो अभी कंजर्वेटिव्स जो हैं अपने नेचर में मोर एंड मोर वो फ्लेक्सिबल होना शुरू हो गए थे और कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आने लगा था कि हम द प्रीवियस फॉर्म ऑफ मोनार्की को दोबारा कभी भी एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे और ये ना हो कि ये रेडिकल्स, रेवोल्यूशनरीज और लिबरल नेशनलिस्ट के बीच की जो फाइट है और कंजर्वेटिव्स के बीच की जो फाइट है, कहीं ये ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी हाथ से चली जाए और कंप्लीट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स ही एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाए. तो कहीं ना कहीं जो कंजर्वेटिव्स थे अब वो अपनी अप्रोच उन्होंने चेंज कर दी है और उन्हें ये लगने लगा था कि शायद यूनिफाइड रहने में ही हमारा फायदा होगा. तो ये आपको चेंज ऑफ नेचर जो है यहाँ जब हम मेकिंग ऑफ जर्मनी और इटली पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कंजर्वेटिव्स के नेचर में, उनके सोचने में, उनके थॉट प्रोसेस में एक बड़ा चेंज नजर आएगा, राइट. सो लेट अस सी द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली. फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो इसका, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन, कि क्या एक आर्मी नेशन को चला सकती है या क्या एक आर्मी जो है एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्रिएट करने में कोई मदद कर सकती है. देखते हैं किस रेफरेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट. After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. Nationalist sentiments were often mobilized by the conservatives. अभी आप ये देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि nationalist sentiments were mobilized by the conservatives. That means कि conservatives ही अब कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि हम यूनिफाइड तरीके से रहें, ताकि क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये दिखने लगा है कि यूनिफाइड तरीके से रहने में उनका फायदा है, राइट. सो कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप. अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट पे ध्यान देना है that nationalism in Europe moved away from association with democracy and revolution, right. कि nationalism जिस हिसाब से स्टार्ट हुआ था वो नेशनल सेंटिमेंट्स तो चल ही रहे थे कि यूनिफिकेशन करना है, यूनिफाई करना है अपनी अपनी कंट्रीज को, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डोमिनेशन उनके माइंड पे जो है वो रूल कर रही थी, गवर्न कर रही थी. पॉलिटिकली किस तरीके से अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है दूसरों के कंपैरेटिवली, that was also the thought that started coming into their mind. और कंजर्वेटिव्स को ये लगने लगा कि हमें यूनिफाइड भी रहना पड़ेगा और अपनी पॉलिटिकल डोमिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि हम यूनाइटेड हो जाएं. क्लियर. देन this can be observed in the process by which the Germany and Italy came to be unified as a nation states.
Nationalist feelings were widespread among middle class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into nation states governed by elected parliament. ये जो पिछला जिसे हम अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कह रहे हैं जर्मनी का, उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि आपने देखा ना उसमें न्यू मिडिल क्लास जो थी जर्मनी की, प्रॉस्परस थोड़े से लोग जो थे, ट्रेडर्स थे, एजुकेशनिस्ट थे, और इन लोगों ने या फिर जो जंकर्स थे, लैंड ओनर्स थे, इन्होंने कहीं ना कहीं यूनिफाई करने की कोशिश की जर्मनी को, नेशनल असेंबली फ्रेम की, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहा, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए मोनार्क रेडी नहीं था, इसलिए ही डिड नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ लीडरशिप फ्रॉम देम। क्लियर? तो वहां वो अटेम्प्ट जो है खत्म हो गया था। उसके बाद अब आप सेकेंड अटेम्प्ट में देखिए, this liberal initiative to national building was however repressed by the combined forces of monarchy, क्योंकि monarch ने डिनाई कर दिया था that he doesn't want to come under the constitutional monarchy, and military supported by the large land owners। military भी इनकी तरफ थी और बड़े जो लैंड ओनर्स थे, इन सब ने मिलकर जो फर्स्ट एफर्ट था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, नेशनल असेंबली बनाने का, और आपने देखा कि नीचे से भी सपोर्ट इनका खत्म हो गया था, क्योंकि ये लोग जो है पीजेंट्री की डिमांड्स को ही नहीं केटर करना चाहते थे, तो ऊपर की हायरार्की जो थी उन्होंने लीडरशिप लेने से मना कर दिया, और नीचे से सपोर्ट जो है वो निकल गया मासेस का, जिस वजह से ये एफर्ट जो है वो यूजलेस रहा। From then on, Prussia took on the leadership of the movement for national unification। और अब प्रुशियन जो किंग था, जो प्रुशिया का किंग था, उसे लगने लगा कि मोनार्क ही है ना ये, तो इसको लगने लगा कि अब यूनिफिकेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दारमदार है, वो हम पे आ गया है और हमें ही कुछ करना पड़ेगा। देन ओटेवान बिस्मार्क, इट्स चीफ मिनिस्टर ओटेवान बिस्मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की रेफरेंस में, 1 मार्क क्वेश्चन में भी आता है। तो चीफ मिनिस्टर ओटेवान बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रुशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। अब आप देखिए कि जिन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट को अनसक्सेसफुल करवाया, अब वही लोग अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं जर्मनी की यूनिफिकेशन की। बिस्मार्क, ओटेवान बिस्मार्क, जो कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर था प्रुशिया का, देन प्रुशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेट्स, तो यही सब लोग यहाँ पे गिराने की कोशिश कर रहे थे नेशनल असेंबली को फर्स्ट यूनिफिकेशन अटेम्प्ट में, और अब इन्होंने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी दैट दे विल बी यूनाइटिंग जर्मनी एज अ वन नेशन। क्लियर? तो ये आपने एक कंजर्वेटिव्स के जो बिहेवियरल चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा था कि यूनिफाइड रहने में हमारा भी फायदा है, इसलिए इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंजर्वेटिव्स ने ही किया। क्लियर? 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France। यहाँ पे प्रुशियन एम्पायर का जो है 7 साल तक लंबी लड़ाई चलती रही, अलग अलग 3 डायनेस्टिक रूल्स से, जिसमें कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस था, और इनको हराने के बाद प्रुशिया ने जो है जनवरी 1871 में द प्रुशियन किंग विलियम I was proclaimed German emperor in the ceremony held at Versailles। क्लियर? कि 7 इयर्स तक इनकी वॉर चलती रही, क्योंकि अलग अलग डायनेस्टीज रूल कर रही थी ना अलग अलग एरियाज को, तो जर्मनी के जो डिफरेंट पार्ट्स थे उनमें से सारे इनको डायनेस्टीज को हटाकर किंग ऑफ प्रुशिया ने 7 वॉर्स के बाद पूरी यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है खत्म किया, एंड 1871 में ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज द एम्परर ऑफ द यूनाइटेड जर्मनी। क्लियर? सो ये आप देखिएगा यहाँ पे जो सेरेमनी हुई थी, कहाँ वो सेरेमनी हुई उसके बारे में बताया गया है। सो ऑन अ बिटरली कोल्ड मॉर्निंग, दैट मीन्स बहुत ज्यादा ठंड थी उस दिन मॉर्निंग में सुबह, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी आप देखो एक्सट्रीम ठंडा वेदर कंडीशंस यहाँ पे रहती है। तो ऑन 18 जनवरी 1871 एन असेंबली कंप्राइजिंग ऑफ प्रिंस of German states, representatives of the army, important Prussian ministers including Chief Minister Ottman Bismarck,
gathered in an unheated hall of mirrors, जिसको कि पैलेस ऑफ वर्साइल कहा जाता था वहां पर। तो उसका एक जो बहुत बड़ा कैंपस रहा होगा, बहुत बड़ा एरिया रहा, अनहीटेड हॉल था ये, अनहीटेड क्योंकि ठंडा था, ठंड की वजह से कहा जा रहा है। तो जो ठंडा हॉल था वहां पर ये सारे जितने भी हायर लेवल ऑफ डिप्लोमेट्स थे, इसमें ब्यूरोक्रेसी थी, आर्मी थी, और ओटेवान बिस्मार्क खुद था, और एम्परर जिसने लीडरशिप लेनी थी, हु वाज टू बी प्रोक्लेम्ड एज, हु वाज टू बी अपॉइंटेड एज द एम्परर, ये सारे लोग वहां पे इकट्ठे हुए और पैलेस ऑफ वर्साइल में जो है इनको ओथ दी गई कि ये आज से यूनिफाइड जर्मनी को लीड करेंगे। क्लियर? दिस वाज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ जर्मनी। देन the nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial systems in Germany. Prussian measures and practices often became the model for rest of the Germany. तो यहाँ पे नेशन बिल्डिंग का ये जो जर्मनी की यूनिफिकेशन का प्रोसेस था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रुशियन लीडर ने अपने ऊपर ली थी और उन्होंने वो कर भी दिखाया। 7 वॉर्स में जिन्होंने, जैसे इन्होंने अलग अलग डायनेस्टिक रूल्स को हराया और यूनिफाई किया जर्मनी को, ये तो मेकिंग ऑफ जर्मनी था कि यूनिफिकेशन हो गया, लेकिन जर्मनी को यूनिफाई करने के बाद छोड़ नहीं दिया, उसको मॉडर्नाइज भी किया, वहां पर न्यू न्यू पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज किया गया। देन यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट द करेंसी, मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, आपको समझ में आ रहा है ना कि करेंसी को का यूनिफाइड होना, यूनिफॉर्म होना कितना इंपॉर्टेंट रहता है, राइट? एंड देन बैंकिंग सिस्टम्स बनाए गए, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स को जो है प्रॉपर तरीके से सेटअप किया गया, ताकि लोगों को एक नई जर्मनी में एक नए तरीके से न्यूली फॉर्म्ड पॉलिसीज और मेजर्स के साथ अडॉप्ट करके उनको रहने में उन्हें लगे कि नाउ दे आर पीपल ऑफ वन यूनिफाइड एरिया। तो पहले जर्मनी की मेकिंग एंड देन उसका पहले उसकी यूनिफिकेशन एंड देन मेकिंग जर्मनी इनटू अ न्यू मॉडर्नाइज्ड कंट्री, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किंग ऑफ प्रुशिया ने इसको इस तरीके से पूरा किया। जर्मन एम्पायर हेडेड बाय काइजर विलियम वन ऑफ प्रुशिया। सो जो यहाँ पर जो काइजर विलियम वन जो आपका एम्परर जर्मनी का, इसको डिक्लेयर किया गया था इन द ceremony which was held in the palace of Versailles. Is it clear? So conservative के कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला कि कंजर्वेटिव्स ने जो है अपनी आइडियोलॉजी को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया, अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, बार बार मोनार्की रीएस्टैब्लिश होने के बाद उसको जो है डिमोलिश कर दिया जाता था या एब्डिकेट कर दिया जाता था थ्रोन से किंग को, तो उस वजह से उन्होंने अपना जो है रुख थोड़ा सा चेंज किया और उसका उनको फ्रूटफुल आंसर भी मिला। क्लियर? सो दिस इज द पैलेस ऑफ वर्साइल, यहाँ पे सेरेमनी हो रही है एंड दिस वाज डिफरेंट वॉर्स दैट वाज फॉट, अलग अलग टाइम पे किस किस एरिया में कहाँ कहाँ कौन सी वॉर जो है फाइट की प्रुशियन एम्परर ने, ताकि वो यूनाइट कर सके पूरे जर्मनी को। क्लियर? देन उसी तरीके से आप देखेंगे कि इटली को किस तरीके से यूनिफाई किया गया। अब इटली में भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एक वैसे ही बहुत छोटी सी स्टेट थी इटली, कोई इतना बड़ा एरिया नहीं है इटली में, और इटली में आप देखोगे कि इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट रीजन्स, छोटे छोटे 7 अलग एरिया में बटा हुआ है इटली। और 7 में से, जैसे इटली नाम है ना इटली, तो इटालियन प्रिंस जो है, जो एक्चुअल इटालियन प्रिंस है, उसके पास सिर्फ एक ही रीजन आता है, दैट इज सर्दिनिया पीडमोंट, राइट? तो बाकी के जितने भी सारे छोटे छोटे रीजन्स है, वहां पे अलग अलग डायनेस्टीज जो है वो रूल कर रही है, ना इनके पास कोई कॉमन लैंग्वेज है, ना इनके पास कोई कॉमन कल्चर है, ये डिफरेंट एथनिक कॉम्पोजिशंस के बने हुए हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि फ्रेंच यूज टू बी कंसिडर्ड एटलीस्ट अ लैंग्वेज ऑफ सुपीरियर्स, तो यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज की भी कोई वैल्यू नहीं है, इटालियन कोई बोलता नहीं है। और कुछ लोगों को तो लगता है, मतलब जो एंशियंट नेम था इटली का, जो ट्रेडिशनल नेम था इटली का, ला टीला,
तो कुछ लोग जो हैं वो इतने इलिटरेट हैं इटली के, वहाँ उस वक्त हुआ करते थे, कि उनको ये लगता था कि ला तीला जो है वो या इटालियन प्रिंस जो एम्परर है वहाँ का उसकी वाइफ का नाम है। सो दे वर सो इग्नोरेंट एंड इस तरीके से डिवाइडेड थे अपने आप में कि इनमें यूनिफिकेशन की कोई मतलब आपको झलक नजर आती ही नहीं है, राइट। सो लेट अस सी कि इटली में किस तरीके से यूनिफिकेशन का तरीका आया। Italy unified like Germany, Italy too had a long history of political fragmentation के काफी समय तक politically जो है अलग अलग आपको यहाँ fragments means टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ इटली जो है वो नजर आएगा। Italians were scattered over several dynastic states as well as multinational Habsburg Empire। तो Habsburg Empire एक मेन इनका एरिया था, उसके अलावा 7 और छोटे छोटे रीजन्स जो हैं उसमें इटली बटा हुआ था। During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, as I told you, of which only one, that is Sardinia Piedmont, was ruled by the Italian princely house। कि सिर्फ एक जो है सर्दीनिया पीडमोंट, यहाँ पर इटालियन प्रिंसली हाउस जो है उसको रूल करता था। The north was under Austrian, that means this part was under Austrian Habsburg, and the center was ruled by Pope, this portion, and the southern region were under the domination of Bourbon kings of Spain, this part। तो 3 fragments तो हमें यहीं पर नजर आ जाते हैं, right? Southern region was under the domination of Bourbon king of Spain। Even the Italian language had not acquired one common form and still had many रीजनल एंड लोकल वेरिएशन, कि इटालियन लैंग्वेज को भी कोई मतलब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली थी प्रॉपरली, और रीजनल डायलेक्ट्स में जो है लोग वो बात करते थे कि एक छोटे से रीजन में ही ना जाने कितनी अलग भाषाओं का इस्तेमाल होता था और लोग जो है आपस में बटे हुए थे पूरी तरीके से। क्लियर? During the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic। He had also formed secret society called Young Italy for the dissemination of his goal। और यूज़ेफी मगजीनी के बारे में तो हम पूरा नोट पढ़ चुके हैं, वो कितना मतलब उन्होंने स्ट्रांगली रेवोल्यूशनरी एफर्ट्स किए, एक कोहेरेंट मीन्स एक जैसा प्रोग्राम जो है वो पूरी इटली को यूनिफाई करने के लिए उन्होंने एक जैसे तौर तरीके अपनाए और बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, लाइक माइंडेड पीपल को इकट्ठा किया ताकि अपना जो उनका जो गोल है उसको वो और ज्यादा आगे तक स्प्रेड कर सके। तो यूज़ेफी मगजीनी ने इटली यूनिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देन the failure of revolutionary uprising both in 1931 and 48 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler किंग विक्टर इमैनुअल टू। लेकिन रेवोल्यूशनरीज जो हैं इटली को यूनिफाई करने में सक्सेसफुल नहीं हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव्स और मिलिट्री और मोनार्कियल रूल जो है उनकी एक्टिविटीज को सप्रेस कर रहे थे। क्लियर? पहले तो सप्रेस कर ही रहे थे, ये तो सडनली कंजर्वेटिव्स की खुद की सोच में जब चेंज आया कि हमें यूनिफाइड रहने में फायदा है, तब जाके जर्मन यूनिफिकेशन में आप देखो पुरशियन जो मोनार्क है, जो एम्परर है, उनको लगा कि इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाई जर्मनी। और यहाँ पर आप देखिएगा कि इमैनुअल टू, सर्दिनिया पीडमोंट के जो एम्परर थे इस वक्त, इमैनुअल टू, इन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इटली को यूनिफाई करने की। To unify the Italian states through war. In the eyes of the ruling elites of this region, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political domination। के रूलिंग एलिट्स मतलब जो उस वक्त रूल कर रहे थे, और जाहिर सी बात है मोनार्क ही रूल कर रहे थे, अलग अलग रीजन्स को रूल कर रहे थे लेकिन मोनार्क ही रूल कर रहे थे ना। तो ये जो रूलिंग एलिट्स थे इनको कहीं ना कहीं अब ये लगने लगा था कि अगर हम इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों ही एस्पेक्ट से डेवलप होना चाहते हैं तो हमें यूनिफाई होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? देन Chief Minister Cavour. Now this is important name with reference to unification of Italy। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, if Ottoman Bismarck was the architect of Germany, who was with reference to Italy? So it is Cavour। Cavour जो है बहुत important role play किया उन्होंने, who led the movement to unify the regions of Italy
but he was neither a revolutionary nor he was a democrat. एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था. नोबल मीन्स कि ये रॉयल्टी को बिलोंग करते थे, लेकिन ना तो अपनी सोच में रेवोल्यूशनरी थे और ना ही डेमोक्रेट थे. लेकिन इन्होंने इटली की यूनिफिकेशन की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. रादर इन्हीं की टेक्टिक्स थी, इन्हीं के ट्रिक्स थे, इन्हीं की पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज थी फ्रांस के साथ मिलकर, जिसके बेसिस पे इटली ने अपनी यूनिफिकेशन को अटेन किया. क्लियर? Like many other wealthy and educated members of Italian elite, he spoke French much better than he did Italian. के इटालियन इटली के होते हुए इटालियन से बेटर ये फ्रेंच बोला करते थे. Through the tactful, now look this here, it is important. Through the tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, फ्रांस के साथ मिलकर केवोर ने कुछ टेक्टिक्स बनाई, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई, कुछ तरकीबें बनाई, और उन तरकीबों का इस्तेमाल करके सर्दिनिया पीडमोंट के जो एम्परर थे, उस वक्त प्रिंस था इमानुएल टू, विक्टर इमानुएल टू, उन्होंने उन तरकीबों को इस्तेमाल करके सारे जो अलग अलग रीजन्स थे, जैसे हमने देखा पोप है, कहीं स्पेन है, कहीं पे ऑस्ट्रिया और हैब्सबर्ग एम्पायर है, उन सब से इटली को आजाद करके एक यूनिफाइड इटली के फॉर्म में एस्टैब्लिश किया. राइट? Sardinia, okay, Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. Apart from regular troops and large number of armed volunteers, अब यहाँ देखो, apart from regular troops के जो normal army थी, उसके अलावा वॉलंटियर्स, अपने आप जो आगे आए हैं लोग इटली की यूनिफिकेशन के प्रोसेस के लिए लड़ने के लिए, उन लोगों की मदद से large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi. यहाँ पे एक और important name है यूसुफी गरीबल्दी. He was also a military leader. तो यहाँ पे इन्होंने मतलब अपार्ट फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, जिनके पास वेपन्स हैं, गन्स हैं, लड़ने के लिए वॉर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, उनके अलावा भी यूसुफी गरीबल्दी की लीडरशिप में बहुत सारे लोग जो है वॉलंटरी बेसिस पे अपने आप इटालियन यूनिफिकेशन के प्रोसेस में सर्दिनिया पीडमोंट के प्रिंस विक्टर इमानुएल टू की मदद करने के लिए आगे आए. In 1860, they marched into South Italy and the Kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of local peasants in order to drive out the Spanish rulers. तो लोकल लोगों की मदद से सदर्न पार्ट से स्पेनिश रूलर्स को जो है सर्दिनिया पीडमोंट ने हरा कर इटली को यूनिफाई किया. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed King of United Italy. Is it clear? 1861, Victor Emmanuel II of Italy, Sardinia Piedmont का जो प्रिंस था, उसी को एम्परर बना दिया गया यूनिफाइड इटली का. However, much of the Italian population, among whom the rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of the liberal nationalist ideology. The peasants' masses who had supported Garibaldi in southern Italy had never heard of Italia and believed that Latilla was Victor Emmanuel's wife. Clear? Ignorance, lack of अवेयरनेस अमंग्स पीपल दिखाई जाती है कि इस तरीके से रीजन्स जो हैं आपस में बटे हुए थे, क्योंकि ये तो स्पेनिश रूल के अंडर थे ना, द सदर्न पार्ट, तो इनको तो मतलब यूनिफाइड इटली के प्रोसेस के बारे में भी कुछ नहीं पता था जब तक हो नहीं गया. और इटली एग्जैक्टली है क्या, इटालियन लैंग्वेज क्या है, तो लाटीला इज अ ट्रेडिशनल नेम ऑफ इटली. तो लाटीला को ये सोचते थे कि विक्टर इमानुएल या उस वक्त जो भी एम्परर थे इटली के, उनकी वाइफ का नाम लाटीला है. इज इट क्लियर? सो कंजर्वेटिव्स आप देखेंगे कि जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन के प्रोसेस में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कंजर्वेटिव्स ने खुद, क्योंकि इनकी सोच में जो टर्न आया है, जो चेंज आया है, जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है, उसकी वजह से इन्होंने खुद ही जर्मनी और इटली को यूनिफाई कर दिया. इज इट क्लियर? सो दिस इज द पैचवर्क ऑफ 7 डिफरेंट एरियाज. पहले इटली में यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग एरियाज थे, और अब ये आपका यूनिफाइड फॉर्म है इटली का. इज इट क्लियर? सो the next topic which you have is strange case of Britain. आप ये देखिए, सबसे पहले इसमें
जो इसका टाइटल है वो लिखा है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि ब्रिटेन का ये केस स्ट्रेंज क्यों है, क्यों इसे स्ट्रेंज कहा जा रहा है, राइट। तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू एंड देन वी विल रीड इट फ्रॉम हियर। ब्रिटेन के केस को जो है स्ट्रेंज इसलिए कहा गया है क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है ना, जो यूनिफिकेशन हुआ है, वो कोई रेवोल्यूशन का आउटकम नहीं था, राइट। ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात कोई अपहीवल हुआ, अपराइजिंग हुई, कि लोगों ने जो है स्ट्राइक कर दी मोनार्क के अगेंस्ट, या धरने किए या वॉर पे चले गए मोनार्क के अगेंस्ट और अगले दिन मोनार्क को एब्डिकेट कर दिया गया। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जो एरिया है, अब देखिएगा कि 18 सेंचुरी से पहले तक भी जो ब्रिटेन है वो यूनाइटेड किंगडम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं था। डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड थे, जिसमें कि एक रीजन था जो सुपीरियर इंग्लिश कल्चर को डोमिनेट करता था, एंड देन उसके साथ में ही आप देखेंगे वेल्श रीजन था, देन आयरिश और स्कॉटिश लोगों का एक एरिया था, राइट। तो यहाँ पे जिस तरीके से डोमिनेंस जो है वो एस्टैब्लिश की गई वो थी रिलीजियस बेसिस पे, कि मेजरली जो इन तीनों ही एरिया के लोग थे, पॉपुलेशन थे, वो क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करते थे। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि धर्म जो है वो अलग अलग सेक्ट में डिवाइडेड होता है, जैसे मुस्लिम्स में होता है ना शियाज मुस्लिम एंड सुन्नी मुस्लिम्स, तो उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में भी आप देखेंगे कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ पोप, प्रोटेस्टेंट्स डू नॉट बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ पोप। दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन देम, राइट। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये इनका मेजर डिफरेंस रहता है। तो और बिलीफ जीसस को ही फॉलो करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात पे कहीं ना कहीं अलग बाइफ्रिकेशंस हो जाती है। जैसे हिंदू धर्म में आप देखो कि वी बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड सम आर देयर दैट दे डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, राइट। तो उसी तरीके से इनमें भी क्रिश्चियनिटी भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। जिस क्रिश्चियनिटी को इंग्लिश लोग फॉलो करते थे वो थे प्रोटेस्टेंट्स, क्लियर। तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्टेंट्स की सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया गया कैथोलिक्स के ऊपर, उनकी प्रैक्टिसेस को सप्रेस किया गया, उन्हें उनके रिलीजन को फॉलो नहीं करने दिया गया, और धीरे धीरे उन्हें उनके एरिया से ही भगा दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे एनफोर्समेंट के थ्रू एनक्रोचमेंट की गई है, राइट। इसको हम पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन कहे तो ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन नेशनलिज्म, क्लियर। तो इसलिए इसको स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई अपराइजिंग नहीं हुई, कोई रेवोल्यूशन अकर नहीं किया। यहाँ पे थ्रू सप्रेशन, जैसे एक टाइम पे आपको देखा ना अपने रशिया ने किस तरीके से पोलैंड को सप्रेस किया, उनकी लैंग्वेज फॉलो नहीं दी जा रही, उनका कल्चर नहीं फॉलो करने दिया। उसी तरीके से यहाँ पे जो इंग्लिश कल्चर के लोग थे, इंग्लिश कॉम्पोजिशन के लोग थे, वो सुपीरियर अपने आप को कंसिडर करते थे, पावर में ग्रो होने लगे, उन्होंने अपने आप को एरिस्टोक्रेटिक मतलब वो कंसिडर करते थे, और थे भी एरिस्टोक्रेटिक थे भी। बट ऐसा नहीं है कि कैथोलिक्स नहीं थे एरिस्टोक्रेटिक, लेकिन ये लोग अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले सुपीरियर कंसिडर करते थे, अपने रिलीजन को सुपीरियर कंसिडर करते थे। और प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो कैथोलिक्स को सप्रेस करते हुए उन्होंने अपने रीजन को एक्सटेंड किया। इसलिए ब्रिटेन के केस को जो है डिफरेंट और स्ट्रेंज माना जाता है, क्लियर। लेट अस रीड इट आउट नाउ। द मॉडल ऑफ द नेशन और नेशन स्टेट, some scholars have argued that is Great Britain, कि जो नेशन स्टेट बनाने का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ना, वो तो उसका सही मॉडल तो जो है वो ब्रिटेन है। तो इट इज अ सरकाजम हियर, राइट। In Britain, the formation of nation state was not result of sudden upheaval or revolution. कोई अचानक से यहाँ पे रेवोल्यूशन अकर करके नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं आया। यहाँ सप्रेशन की पॉलिसी को फॉलो किया गया नेशन स्टेट बिल्ड करने के लिए। It was a result of long drawn out processes. There was no British nation prior to 18th century. 18th century से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था as such.
The primary identities of the people who inhabited the British Isles का जो ये पूरा रीजन था, यहाँ पे अलग अलग इतने कॉम्पोजिशन के लोग रहते थे, जैसे कि इंग्लिश कल्चर, देन वेल्श रीजन, एंड देन स्कॉटिश और आयरिश रीजन, राइट? All these ethnic groups had their own cultural and political tradition, but as the English nation steadily grew in wealth, importance of power, it was able to extend its influence over other nations of the island. तो क्योंकि वेल्थ में, पावर में ये इंग्लिश रीजन जो है वो ग्रो कर रहा था, इंग्लिश लैंग्वेज की सुपीरियोरिटी की वजह से ये ग्रो कर रहा था, और इसने अपना जो है आसपास के एरियाज पे कंट्रोल एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। और कंट्रोल आप देखो कैसे एस्टैब्लिश किया, राइट? तो तीनों ही जगह पे क्रिश्चियंस रहते हैं, लेकिन तीनों ही क्रिश्चियंस जो हैं वो डिवाइडेड है कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में, राइट? तो then the English Parliament, which had seized the power from the monarchy in 1688, way back in 1688 में ही monarchical रूल से जो है पावर पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले ली, जबकि कहने को आज भी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है। क्लियर? तो 1688 में पार्लियामेंट ने अपने हाथ में मोनार्की से पावर ले लिया और अपना पार्लियामेंट जो है अच्छे से एस्टैब्लिश किया, राइट? प्रोटेक्टेड conflict was the instrument through which the nation state with the England as its center came to be forged. अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में जो है, अभी हम आयरलैंड की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की बात कर रहे हैं, उनके बीच में एक्ट ऑफ यूनियन बना 1707। अब इस एक्ट के तहत क्या था, that resulted in formation of United Kingdoms of Britain, meant that in effect that England was able to impose the influence on Scotland. इंग्लैंड जो है स्कॉटलैंड के ऊपर, इंग्लैंड जो है स्कॉटलैंड के ऊपर अपना जो है सुप्रीमेसी, अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकता है। एक्ट ऑफ यूनियन 1707। तो यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं ऑल्टर की गई, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा लड़ा गया। अब आगे देखिए, the British Parliament was henceforth dominated by the English members, and the growth of British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institution were systematically suppressed. पार्लियामेंट में ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो ब्रिटिशर्स थे। क्लियर? तो अब जब पावर में जब ब्रिटिशर्स हैं, तो कहीं ना कहीं जिस कल्चर को, जिस ट्रेडिशन को, जिस चीज को वो प्रमोट करना चाहेंगे वही आगे बढ़ेगा ना, दूसरे को तो लुक डाउन अपॉन किया जाएगा। जैसे कि आपने बेल्जियम और श्रीलंका के केस में देखा, राइट? जो श्रीलंकन चाहते थे उसको उन्होंने प्रमोट किया, बाकी को सप्रेस किया। तो सेम पॉलिसी यहाँ पे भी फॉलो की जा रही थी, क्योंकि पार्लियामेंट में ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो ब्रिटिशर्स की थी। तो ब्रिटिशर्स ने अपना जो, जिसको वो सुपीरियर कल्चर कंसिडर करते थे, उसको स्कॉटलैंड के कल्चर को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जो स्कॉटलैंड के प्रोटेस्टेंट्स थे, जो स्कॉटलैंड में रहने वाले प्रोटेस्टेंट्स थे, उनकी मदद से कैथोलिक्स की एक्टिविटीज को सप्रेस करके अपनी सुपीरियोरिटी उनके ऊपर एस्टैब्लिश कर दी। द कैथोलिक क्लैंस that inhabited the Scottish Highlanders suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. तो जो कैथोलिक क्रिश्चियंस थे, जब भी वो अपनी इंडिपेंडेंस मांगते थे या अटेन करना चाहते थे या अपनी इंडिपेंडेंस के लिए कोई काम करते थे, तो उसको इमीडिएटली जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग और स्कॉटलैंड के प्रोटेस्टेंट्स मिलकर उनको सप्रेस कर देते थे। तो अल्टीमेटली एक्ट ऑफ 1707 ने यूनाइटेड किंगडम जो है ऑफ ब्रिटेन बनाया, जिसमें कि स्कॉटलैंड को मर्ज कर दिया गया। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, to wear their national dresses, and large number were forcibly driven out of their homeland. उनको अपने कल्चर से जुड़ा, अपनी पहचान से जुड़ी किसी भी बात को फॉलो नहीं करने दिया जाता था, और कुछ को तो जबरदस्ती उनके घर से ही निकाल दिया गया।
आयरलैंड सफर्ड द सिमिलर फेट, आयरलैंड के साथ भी यही हुआ. It was a country deeply divided between Catholics and Protestants. Clear? यहाँ पर भी हम क्रिश्चियनिटी का वही डिवीजन देख रहे हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में बटी हुई है. The English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over largely Catholic country. के ब्रिटिशर्स जो प्रोटेस्टेंट्स थे उन्होंने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को कहा कि आप हमारे साथ मिलकर जो कैथोलिक क्रिश्चियंस है उनको सप्रेस करो और अपनी डोमिनेंस उनके ऊपर एस्टैब्लिश करो. Catholics revolts against British dominance were suppressed after failed revolt led by Wolfe Tone and his United Irishmen 1798 में Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom in 1801. Is it clear? तो अपने रिलीजन की सुप्रीमेसी को दूसरों के ऊपर थोपते हुए ब्रिटिश ने जो है स्कॉटलैंड और आयरलैंड को अपने साथ जोड़कर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन को एस्टैब्लिश किया. इसलिए इसे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है. A new British nation was forged through the propagation of dominant English culture. English culture की dominance को propagate करके और दूसरों पे थोप के ब्रिटेन की यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है पूरा हुआ. The symbols of New Britain, the British flag, Union Jack and national anthem God Save Our Noble King, the English language were actively promoted and the older nations survived only as the subordinate partner in this union. तो अपने कल्चर के साथ साथ अपने रिलीजन के साथ साथ अपना नेशनल फ्लैग और अपना नेशनल एंथम भी उनके ऊपर थोप दिया गया. और आयरलैंड और स्कॉटलैंड के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें सिर्फ उनका सबॉर्डिनेट बन के एग्जिस्ट करने की ऑप्शन जो है छोड़ दी गई. इसलिए इस केस को स्ट्रेंज कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई वॉर फ्रंट पे लड़ाई नहीं लड़ी गई, रेवोल्यूशंस नहीं हुए, यहाँ पर जो है आपके रिलीजन के बेसिस पर सप्रेशन किया गया और उन लोगों को उन्हीं की कंट्री में सबॉर्डिनेट बन के रहने पे मजबूर करके एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन को एस्टैब्लिश किया गया. आई होप क्लियर हो गया है. इसलिए ब्रिटेन को स्ट्रेंज केस कहा जाता है. क्लियर एवरीबॉडी? ऑल राइट. विजुअलाइजिंग द नेशन. ओके, नाउ विजुअलाइजिंग द नेशन, जिस तरीके से रोमांटिसिज्म की बात की गई है उसी तरीके से यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन की गई है, एलिग्री की बात की गई है कि आपको अपने नेशन को एक इमेज देना बहुत जरूरी होता है. व्हेन पीपल आर गोइंग ऑन वॉर, उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं. इज इट क्लियर? तो क्योंकि कंट्री है, अब कंट्री को आप कोई शक्ल तो नहीं दे सकते ना, उस पर कोई चेहरा तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक पर्सोनिफिकेशन दे सकते. जैसे फ्रांस ने अपनी कंट्री को फादरलैंड कहा, तो उनके दिमाग में जो है एक मेल फिगर रही होगी उसके रिगार्डिंग, फादरलैंड के रिगार्डिंग. वैसे ही जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम मदरलैंड कहते हैं. तो हमें अगर मदरलैंड की बात करें तो हमारे दिमाग में, हमारी इमेजिनेशन में एक इमेज आ जाती है जिसमें कि हम कोई फेस नहीं दे रहे, लेकिन एक फीमेल फिगर हमें खड़ी नजर आती है हमारे कंट्री के नेशनल जो हमारा फ्लैग है उसके साथ में, मैप, कंट्री के मैप के आगे. क्लियर? तो वो एक इमेज है जो हमने अपने दिमाग में क्रिएट की हुई है कि ये भारत माता है और जब हम लड़ते हैं तो हम इनके लिए लड़ते हैं. इज इट क्लियर? तो इसी को कहा जाता है विजुअलाइजिंग द नेशन, कि एक इमेज क्रिएट करना लोगों के दिमाग में बहुत जरूरी है ताकि वो इंस्पायर्ड रहे कि हमें अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ करना है. Visualizing the nation, while it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to the nation? कि फेस कैसे दिया जाए? शक्ल तो कोई है नहीं, इमेज तो दे सकते हैं, आइदर मेल और फीमेल की इमेज तो दी जा सकती है, लेकिन शक्ल नहीं दी जा सकती. क्लियर? Artists in the 18th and 19th century found a way out by personifying a nation. In other words, they represented a country as if it were a person. Nations were then portrayed as female figures. Clear? तो
इमेज नहीं दे सकते, मतलब शक्ल नहीं दी जा सकती, फेस नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक इमेज तो क्रिएट की जा सकती है। इसलिए 18th सेंचुरी में, या मतलब जब भी ये नेशनलिज्म चल रहा था, उस वक्त एक जो पर्सोनिफिकेशन का सिलसिला जो है वो स्टार्ट किया गया, जिसमें कंट्रीज को एक इमेज दी गई, आइदर अ गर्ल और अ बॉय। क्लियर? बेसिकली मेनली गर्ल्स, फीमेल फिगर्स को ही यूज किया जाता था। The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular women in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. Clear? कि हमारे दिमाग में हमारी कंट्री को लेकर एक विजन तो है, लेकिन जब हमने उसको पेंट करके दिखा दिया कि भारत माता ये हैं, तो अब वो एक एब्स्ट्रैक्ट फिगर से एक कॉन्क्रीट फिगर हमारे दिमाग में उसकी बन गई, एक पर्टिकुलर इमेज हमारे दिमाग में उसकी छप गई है। आप भारत माता को अपनी माइंड में भी इमेजिन करोगे ना, तो आपको पूरी फिगर नजर आ जाएगी, मुकुट पहने हुए, ट्राई कलर की साड़ी पहने हुए, हाथ में फ्लैग है, पीछे हमारा मैप है, लेकिन फेस आप कुछ नहीं देख पाओगे। क्लियर? तो वो है पर्सोनिफिकेशन, जब आप एक इमेज को एसोसिएट कर रहे हो अपनी कंट्री के साथ। That is, the female figure became an allegory of the nation. You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray the ideas such as liberty, justice, and republic. These ideas were represented through specific objects or symbols. आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो चैप्टर किया था, उसमें याद है 2 पेज बीच में ऐसे थे जिसमें कुछ सिंबल्स दिए हुए थे, कुछ फिगर्स दी हुई थी, और वो क्या सिंबलाइज करते हैं वो नीचे उसमें लिखा हुआ था। राइट? द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर रेड कैप and the broken chain. Red cap which symbolizes freedom. Clear? And आपको याद होगा जो जैसे इन्होंने जैकोबियन क्लब्स ने सैंकुलॉट्स पहननी शुरू कर दी थी, नी ब्रीचर्स, कुछ सैंकुलॉट्स थे एंड नी ब्रीचर्स पहनते थे, जो बलून शेप कुछ पैंट्स हुआ करती थी। राइट? तो डिफरेंशिएट कर रहे थे वो अपने आप को कॉमन एरिस्टोक्रेसीज से। While justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scale. आपने देखा ना कि कानून जो है, जस्टिस जो है, वो किस तरीके से उसको कवर किया होता है, लेकिन उसके हाथ में एक स्केल होता है। दैट मीन्स के जो है वो इक्वल है सबके लिए, किसी का पलड़ा भारी, किसी का पलड़ा मतलब वो कुछ नहीं देख पा रही है, ब्लाइंड फोल्डेड है, वो कुछ नहीं देख पा रही कि अमीर है या गरीब है, लेकिन उसके आगे सब लोग बराबर हैं। राइट? Similar female allegories were invented by the artist in the 19th century to represent the nation. Right? ऐसे ही नेशन को के रिगार्डिंग में अलग अलग इमेजेस जो है वो प्रोड्यूस की गई, ताकि लोग किसी चीज के साथ एसोसिएट हो पाए, अपने आप को किसी चीज से जोड़ पाए। In France, she was christened Marine, a popular Christian name which underlined the idea of people's nation. Her characteristics were drawn from those of the liberty and the republic, red cap and the tricolor and cockade. Statues of Marine were erected in public square to remind the public of the national symbol and unity, and to persuade them to identify with it. Marine's images were marked on coins and stamps. Similarly, Germania became the allegory of German nation. Is visual representation of Germans wear crown of oak leaves as German oak stands for heroism. तो इस तरीके से आप देखो कि फ्रांस ने क्रिश्चियन मैरिने को जो है अपनी फीमेल फिगर चुना, और जर्मनी ने जर्मेनिया को जो है अपनी फीमेल इमेजिनेशन दी कि हमारी कंट्रीज जो हैं वो इस तरीके की हैं और हम इनके लिए लड़ रहे हैं। राइट? और इनको कुछ एक सिंबल्स जो हैं इनके साथ में यूज किए जाते हैं। ये देखिए आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं। ये देखिए, यू कैन सी दिस ओक का क्राउन पहना हुआ है, हाथ में स्वॉर्ड है, यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्रेस्ट पेटल दिया हुआ है, ये भी आप देखेगा यहाँ पर ईगल का ब्रेस्ट पेटल है। आप ये स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड के साथ में ऑलिव के पत्ते हैं, एंड देन दिस इज द फिगर ऑफ आवर भारत माता। यहाँ पे एलिफेंट नहीं अब होता है, हमारा
जो मैप है इंडिया का वो कहीं ना कहीं रहता है। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि इन इन चीजों का कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ ना कुछ सिंबलाइज करती हैं ये। अभी ये देखिए एट्रीब्यूट्स, ब्रोकन चेन का मतलब है फ्रीडम, टूट गई चेन, मतलब हैंडकफ्स जो है वो टूट गए, टूट गए मतलब फ्री हैं हम। देन ब्रेस्ट पेटल विद द ईगल, ब्रेस्ट पेटल मींस जो आप चेस्ट के आगे लगाते हो अपने आप को सेव करने के लिए, उसके ऊपर ईगल बना हुआ है। ईगल क्यों? ईगल जो है वो सबसे स्ट्रेंथफुल बर्ड होता है, आपको पता है ना, सबसे ज्यादा क्लाउड्स के भी ऊपर, बारिश में जब सारे पक्षी अपने आप को बचाते हैं तो ईगल जो है वो क्लाउड्स, बारिश के ऊपर जाके उड़ना शुरू करता है ताकि उसको बारिश से परेशानी ना हो, क्योंकि क्लाउड्स से ही तो बारिश आ रही है ना, तो वो क्लाउड्स के ऊपर उड़ता है। बहुत ही स्ट्रेंथफुल बर्ड उसे माना जाता है, इसलिए यहाँ पे इनके जो ब्रेस्ट पेटल था उसके ऊपर ईगल को सिंबलाइज किया गया था। देन क्राउन ऑफ ओक लीफ, क्राउन ऑफ ओक, ओक लीफ जो है, ओक एक तरह का पेड़ होता है, उसके पत्तों का क्राउन बनाया जाता था। दैट सिंबलाइजेस हीरोइज्म, दैट मीन्स के ब्रेवरी, हीरोइज्म, राइट। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार, मतलब दैट वी आर रेडी टू फाइट। लेकिन जब उसी स्वॉर्ड पे ओक लीव्स को बांध दिया है, दैट मीन्स वी आर रेडी टू मेक पीस ऑल्सो, कि हम लड़ने को भी तैयार है, लेकिन अगर हमारे साथ कोई पीसफुली रहना चाहता है तो हम पीसफुल रहने के लिए भी, पीस करने के लिए भी तैयार हैं। देन ब्लैक एंड रेड गोल्ड, गोल्ड ट्राई कलर, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 बैंड बाय द ड्यूक्स इन द जर्मन स्टेट, ट्राई कलर का फ्लैग बनाया गया। रॉयल स्टैंडर्ड जो एम्परर को रिप्रेजेंट करता था वो फ्लैग्स खत्म करके कंट्री के फ्लैग जो हैं बनाए गए। एंड रेज ऑफ राइजिंग सन, जिसका मतलब था बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, की एक नई एरा की शुरुआत हो रही है। राइज जब करता है सन तो एक नया दिन उगता है ना, तो वैसे ही राइजिंग सन का मतलब था एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू एरा की शुरुआत। तो इस तरीके से इन सिंबल्स को जो है यूटिलाइज किया जाता था, लोगों को कहीं ना कहीं इनसे इंस्पिरेशन मिलती थी, और नेशनलिज्म मूवमेंट को सक्सेसफुल करने में रोमांटिसिज्म, एलिगरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इज इट क्लियर? These all you can see here. This is जर्मेनिया, एंड जर्मेनिया से जुड़े हुए ये सारे आर्टिफैक्ट्स आज हम इनको कह सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ हमारा जो लास्ट आपका टॉपिक है दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि किस तरीके से आप ये देखेंगे कि किस तरीके से जो चैप्टर आपका नेशनलिज्म पे शुरू हुआ था, नेशनलिज्म पे शुरू हुआ था, अब वो चैप्टर धीरे धीरे आपका इंपीरियलिज्म में बदलना शुरू हो गया है। मतलब कि कहाँ हम इसमें नेशन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पे शुरू हुए थे, और ये खत्म कहाँ हो रहा है? इंपीरियलिज्म पे। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है दूसरों के ऊपर अपनी डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करना। जैसे कि ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी कंट्री को इंपेरियलाइज किया था, अपनी डोमिनेंस उनके ऊपर एस्टैब्लिश की थी। तो अभी आप देखोगे कि किस तरीके से नेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर कॉन्टिनेंट में सुपीरियर बनने के ऊपर जो है वो टर्न होना शुरू हो गया था। कि अब लोगों को ये तो क्लियर था कि नेशन तो हमने बना लिए, लेकिन अब हम कॉन्टिनेंट में अपने आप को सबसे सुपीरियर कैसे बनाए, हम सुपर पावर्स कैसे बने। आज भी आप देख रहे हो ना, यूएस कहता है वो सुपर पावर है, रशिया कहता है वो सुपर पावर है। तो ये टसल्स जो हैं इनके बीच में चली हुई है, बीच में चाइना है वो अपने आप को सुपर पावर कहता है। क्लियर? तो ऐसे ही नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अब चेंज हो रहा था इंपीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट की तरफ। लेट अस सी बाय द लास्ट क्वार्टर, और ये आप जो नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है इसको हम समझेंगे बल्कान रीजन की रेफरेंस में। तो यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है दैट व्हाट वाज द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन बल्कान, या व्हाई बल्कान वाज अ रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इज इट क्लियर? By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed with a limited end. कि आपका जो 19th century तक नेशनलिज्म जो है वो
सबके दिमाग पे कॉन्कर नहीं कर रहा था, सबके दिमाग को रूल नहीं कर रहा था, बल्कि नेशनलिज्म को रिप्लेस कर दिया गया था नैरो, ये देखिए, नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। और ये लिमिटेड एंड्स क्या थे कि हम दूसरों से सुपीरियर कैसे बने। अब हमने कंट्रीज तो बना ली, लेकिन दूसरों को कैसे डोमिनेट किया जाए, ये कॉन्सेप्ट जो है इनके माइंड में आना शुरू हो गया था। पॉलिटिकली डोमिनेट करना चाहते थे। During this period, nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war, कि किसी भी टाइम एक दूसरे के खिलाफ जंग करने के लिए तैयार थे। The major European powers in return manipulated the nationalist aspiration of the subject people in Europe to further their own imperialistic aims, कि यूरोप के जो कुछ मेजर पावर्स थे उन्होंने नेशनल सेंटिमेंट्स को जो है एक नया टर्न दे दिया और वो अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे। The most serious sources of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called बल्कान। तो ये एक बल्कान रीजन है यूरोप में, जो कि सबसे बड़ी टेंशन का कारण बन रहा था अब अलग अलग कंट्रीज के बीच में। ओटोमन एम्पायर का ही ये रीजन था, बल्कान रीजन। और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इसलिए भी थे क्योंकि ये बहुत ही रिसोर्सफुल रीजन था, यहाँ के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, और जो कंट्रीज बल्कान रीजन के चारों तरफ एस्टैब्लिश हो रही थी वो बल्कान रीजन पे अपना अपना हक जताना चाहते थे, राइट। The Balkan was a region of geographical and ethnic variation comprising modern day Romania। कौन से एरियाज, आज के जो कंट्रीज हैं वो पहले बल्कान रीजन का हिस्सा हुआ करती थी। कौन सी कंट्रीज है उसमें? रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, Slovenia, Siberia and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as Slavs। इन ये अलग अलग कंट्रीज जो थी ये सारी बल्कान रीजन के मतलब को कंसिस्ट करती थी, और इनके जो इनहैबिटेंट्स थे, जो यहाँ के लोग थे, उनको सैल्व्स बोला जाता था। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है ओटोमन एम्पायर के अंडर ही आता था। तो जब ओटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ तो बल्कान रीजन को भी लगने लगा कि हम क्यों किसी के अंडर रहें, हम भी अपने आप को अलग से एस्टैब्लिश करेंगे। और पहले भी आप देखोगे बल्कान रीजन ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। The spread of the ideas of romantic nationalism in Balkan, together with the disintegration of the Ottoman Empire, made this region very explosive। कि ये जो रोमांटिसिज्म की इंस्पिरेशन थी और ओटोमन एम्पायर का जो डिसइंटीग्रेट होना हो रहा था, कि जर्मनी वाज नॉट पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर, जैसे ग्रीस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, कितनी टर्की ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, कितने सारी अलग अलग कंट्रीज जो हैं ओटोमन एम्पायर से अलग हो रही थी। और रोमांटिसिज्म की इंस्पिरेशन से बल्कान रीजन को भी लग रहा था कि हम भी अपने आप को अलग करें। Although through the 19th century, Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. One by one, its European subject nationalists broke away from its control and declared independence. The Balkan people, based on their claims for independence, for political rights and nationality, and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by the foreign powers. Hence, the rebellious nationalists in the Balkans thought of their struggle as attempts to win back their long-lasting independence, control over the area. This led to series of war in the region and finally the First World War. Is it clear? कि बल्कान के लोगों को ये लग रहा था कि एक टाइम पे हम इंडिपेंडेंट ही थे, और जब ओटोमन एम्पायर से सभी डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं तो बल्कान रीजन क्यों ओटोमन एम्पायर के अंडर रहेगा। तो बल्कान के जो नेशनलिस्ट्स थे उन्होंने भी अपने आप को अलग करने की कोशिश की, लेकिन ये एक ऐसा रीजन था जिसके ऊपर हर कोई कंट्री अपना डोमिनेंस रखना चाहती थी, इसलिए इट अल्टीमेटली एंडेड विद बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे आपका जो बल्कान रीजन का है उसका 5 नंबर का आपका क्वेश्चन
आता है that what was the reason of conflict in Balkan region. After the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkans area became the area of intense conflict. The Balkan states were fiercely jealous of each other, and each hoped to gain more territory at the expense of the other. तो ये जितनी भी अभी हमने कंट्री पढ़ी ना, रोमेनिया, हर्जोगोविनिया, बुल्गारिया, जितनी भी बल्कान रीजन की कंट्रीज थी जो सेल्विक, जहाँ के सेल्व्स बोला जाता था जिन लोगों को, वो लोग सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर कॉन्कर करके, एक दूसरे का एरिया कॉन्कर करके जो है अपने आप को सुपीरियर बनाना चाह रहे थे. तो बल्कान रीजन में कॉन्टिन्यूसली एक कॉन्फ्लिक्ट जो है देखा गया. Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry. During this period, there was intense rivalry amongst the European power over trade and colonies, as well as naval and military might. These rivalries were very evident in the way Balkan problem unfolded. Each power, that is Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keen to countering the hold of other powers over the Balkan and extending its own dominance. Is it clear? कि ना सिर्फ रीजनल लेवल पे बल्कान रीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, अपनी इंडिपेंडेंस वो गेन करना चाह रहे थे, यहाँ तक कि बड़ी जो कंट्रीज हैं वो भी बल्कान के ऊपर अपना हक जताना चाहती थी. एंड उसका कारण था कि ये बहुत ही रिसोर्स रिच रीजन था. यहाँ पे रिसोर्सेस थे बहुत सारे, कोल फील्ड्स बहुत रिच यहाँ पर पाई जाती थी, और दूसरे रिसोर्सेज भी यहाँ पे बहुत अच्छी पोटेंशियल देखी जा रही थी. तो ना सिर्फ इंटरनली बल्कान में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंट्रीज के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होने लगा कि बल्कान के ऊपर किसका रूल चलेगा. और अल्टीमेटली हमने देखा कि इसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई. इज इट क्लियर? तो अब आप देखेंगे सेंट्रल पावर्स वर मेड अप ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, हंगरी, ये एक तरफ थे सेंट्रल पावर. और वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो दूसरी तरफ थे अलाइज, रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन, इनके बीच में जो है वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया. Over not Balkan region was not the only reason of World War II occur. There were several other region, but yes, बल्कान जो है एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन गया जिसने वर्ल्ड वॉर को और ज्यादा एडवांस कर दिया. इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट योर नेशनलिज्म इन यूरोप, कि किस तरीके से फ्रांस से जो है इंस्पिरेशन पूरे कॉन्टिनेंट में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में फैली. और फिर आप देखोगे कि एक के बाद एक वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ने अपने आप को नेशनलाइज, मतलब नेशनलिज्म के थ्रू अपने आप को एक प्रॉपर डिमार्केटेड कंट्री विद द प्रॉपर पॉलिटिकल बॉर्डर में अपने आप को ऑर्गेनाइज किया. और नॉनदलेस आप इस बात से नहीं नकार सकते कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा इस नेशनलिज्म के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में. और यहाँ तक कि आप देखो कि इंडिया का जो नेशनलिज्म का प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर है. आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा दैट राजा राम मोहन रॉय ने भी वहाँ से इंस्पिरेशन गेन करके इंडिया में बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स को जो है अंजाम दिया. इज इट क्लियर? कोई टॉपिक अगर आप चाहते हो कि डिटेल में हम अलग से डिस्कस कर ले अपार्ट फ्रॉम चैप्टर, सो प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.